मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है कोड रिड्यूसिबिलिटी और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोड रिड्यूसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजें समझ ली, अब हमें समझना है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कितने लोगों ने C++ पढ़ी है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, अधिकतर नहीं पढ़ी है। C++ में आप लोगों ने कोई ऐसी टर्म सुनी होगी, सुनिए, सुनिए, क्या होता है बता सकते हैं? स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग। चलिए आपका काम आसान करता हूं, थोड़ी देर के लिए स्टैटिक डायनेमिक हटा देते हैं, बाइंडिंग की बात करते हैं। बाइंडिंग क्या होता है? दो चीजों को लिंक करना। किन दो चीजों को लिंक करना? बहुत सारी चीजें हमारे पास, कुछ ऑप्शन बताता हूं। हम एक ऑब्जेक्ट को क्लास के साथ लिंक कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, मेथड्स को क्लास के साथ लिंक कर सकते हैं, मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, एक मेथड कॉल को मेथड डेफिनेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। 5 चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से एक चीज बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करती है, बाकी चीज नहीं रिप्रेजेंट करती। कौन सी चीज बाइंडिंग होती है? ऑब्जेक्ट को क्लास के साथ लिंक करना बाइंडिंग होती है, मेथड को क्लास के साथ लिंक करना बाइंडिंग होती है। वास्तव में एक मेथड कॉल को एक मेथड डेफिनेशन के साथ लिंक करने को बाइंडिंग कहते हैं। अगर हम डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में, हम कह सकते हैं रिजॉल्विंग ए मेथड कॉल, दैट इज लिंकिंग ए मेथड कॉल टू ए मेथड डेफिनेशन इज कॉल्ड बाइंडिंग। अब हमें यह पता चल गया बाइंडिंग का मतलब क्या है। एक मेथड कॉल को मेथड डेफिनेशन से लिंक करने को बाइंडिंग कहते हैं। अब सवाल आता है स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? If a method call is resolved at compilation time, it is called static or early binding. And if a method call is resolved at the time of execution, it is called dynamic or late binding. Means अगर कंपाइलर किसी मेथड कॉल को मेथड डेफिनेशन से कंपाइलेशन टाइम पे लिंक कर देता है तो स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग कहलाती है। और अगर कंपाइलर यही काम रन टाइम तक के लिए पोस्टपोन कर देता है, जीआरई के ऊपर छोड़ देता है कि आप रन टाइम में देखना और खुद बाइंड कर लेना, और जीआरई रन टाइम पे बाइंड करे तो उसे हम डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग कहते हैं। बात समझ आई? अब सवाल आता है किस केस में स्टैटिक बाइंडिंग होती है, किस केस में डायनेमिक बाइंडिंग होती है। दो सवाल है, पहले हम समझेंगे कब स्टैटिक बाइंडिंग होती है, कब डायनेमिक बाइंडिंग होती है, फिर हम समझेंगे क्यों होती है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत कम लोग सही से ये समझते हैं कि बाइंडिंग किस तरह की कब होती है, और उनमें से भी बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ये होती क्यों है। आप लोगों ने कुछ रूल पढ़े हुए, अगर मैं C++ की बात करूं, C++ में बहुत सिंपल रूल होते थे। C++ में फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वर्चुअल फंक्शन, नॉन वर्चुअल फंक्शन। वहां पर बड़ा सिंपल रूल था, अगर फंक्शन वर्चुअल है तो वो डायनेमिक डिवाइड होगा, और अगर वर्चुअल नहीं है तो स्टैटिक डिवाइड होगा। जावा में इतने सिंपल रूल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जावा में रूल नहीं है। जावा में वास्तव में दो तरह के रूल है, एक सो-कॉल्ड रूल है, तथाकथित रूल है जो सिखाए जाते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, और एक एक्चुअल रूल्स हैं जो पढ़ाए नहीं जाते, जो सिखाए नहीं जाते, जो सीखे भी नहीं जाते, जिनका बहुत कम लोगों को पता है। पहले सो-कॉल्ड रूल्स की बात करते हैं। कितने लोगों ने कॉलेज में कौन से पढ़ा है? पढ़ा है, सबने पढ़ा है। कोई रूल बताया गया होगा आपको कॉलेज में कि किस केस में स्टैटिक बाइंडिंग होती है, किस केस में डायनेमिक बाइंडिंग होती है? पढ़ाया गया था? क्या पढ़ाया गया था बताओ? ओवरलोडिंग के केस में स्टैटिक बाइंडिंग होती है और
ओवरराइडिंग के केस में डायनेमिक बाइंडिंग होती है। ऐसा सिखाया जाता है। अब ऐसा होता है या नहीं वो हमें नहीं पता है। हम लॉजिकली प्रूव करेंगे चीजों को, लॉजिकली समझेंगे वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। अब उसके लिए मैं यहां एक छोटी सी क्लास डिफाइन कर रहा हूं, उस क्लास से फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने एक छोटी सी क्लास डिफाइन की है, बहुत ही छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत खतरनाक क्लास है। इसके अंदर हमने दो मेथड डिफाइन किए हैं। इसके एक मेथड से इसका दूसरा मेथड हमने कॉल करा दिया। यहां पर एक मेथड कॉल है, यहां पर भी एक मेथड कॉल है लेकिन वो किसी दूसरी क्लास के लिए, उसकी अभी हम बात नहीं करते। हमें केवल ये समझना है, आपको बताना है कि कंपाइलर इस कॉल को स्टैटिकली बाइंड करेगा कि डायनेमिकली बाइंड करेगा। अब मैंने कहा ये क्लास बहुत खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रूल है उसमें फिट नहीं होती है। सो कॉल्ड रूल में सिखाया जाता है कि ओवरलोडिंग के केस में स्टैटिक बाइंडिंग होती है और ओवरराइडिंग के केस में डायनेमिक बाइंडिंग होती है। ना तो यहां ओवरलोडिंग है और ना यहां ओवरराइडिंग है। क्या यहां पर बाइंडिंग नहीं होगी? अगर किसी क्लास में एक ही मेथड हो, ना तो ओवरलोडेड हो ना ओवररिडन हो, फिर भी तो कोई बाइंडिंग होती होगी। सोच के बताओ कैसी बाइंडिंग होगी? डायनेमिक बाइंडिंग किस केस में करता होगा कंपाइलर? जब उसे कोई कंफ्यूजन होता होगा। क्या यहां पर कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। कैसी बाइंडिंग होगी यहां पर? स्टैटिक, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंपाइलर जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं सोचता। कंपाइलर को आपसे ज्यादा चीजें पता है। यहां पर यह मेथड कॉल डायनेमिकली बाइंड होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों डायनेमिकली बाइंड होगी? अब ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि यह मेथड कॉल डायनेमिकली बाइंड होगी। जो सो कॉल्ड रूल है वो बिल्कुल गलत है। जावा में जो एक्चुअल रूल है वो सिखाए नहीं जाते। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको लगा ये जो मेथड है, ये जो मेथड कॉल है, ये मेथड कॉल इस मेथड डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। वास्तव में ये इससे कहीं ज्यादा चीज को रिप्रेजेंट करती है। इनहेरिटेंस के दो पहलू होते हैं। अभी हम एक पहलू की बात कर रहे थे, दूसरा पहलू बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनहेरिटेंस में अगर हम रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम सब इनहेरिटेंस के जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हम अपने पेरेंट्स से हेरिडिटरी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं। जो भी फाइनेंशियल या हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं उसे केवल हम यूज करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से एक और चीज इनहेरिट करते हैं जिसे हमारे अलावा बाकी सारे लोग यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज है इनहेरिट हम कर रहे हैं, यूज कोई और कर रहा है? वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी चीज की वैल्यू यूजर से डिसाइड होती है। एक चीज को यूज करने वाला एक आदमी है और एक चीज को यूज करने वाले 1000 आदमी है। किसकी डिमांड ज्यादा होगी? जिसे यूज करने वाले 1000 है और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल होगी? दूसरी चीज। अब आप सोच रहे होंगे वो है क्या? हम अपने पेरेंट्स से फीचर्स के साथ साथ नाम भी इनहेरिट करते हैं। रियल लाइफ में जितने लोग हमें जानते हैं वो सब हमें हमारे नाम से नहीं जानते। हमारे नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे फैमिली के लोग, क्लोज रिलेटिव्स, आपके मोहल्ले वाले लोग, स्कूल कॉलेज वाले लोग, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस वाले लोग। क्या पूरी दुनिया में इतने लोग जानते हैं आपको, या इससे ज्यादा लोग जानते हैं? ज्यादा लोग जानते हैं। क्या सब आपको आपके नाम से जानते हैं? क्या सबको आप अपना नाम बता के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो? आपको एक सिनेरियो बताता हूं। मान के चलते हैं आपके घर में कोई शादी है, या घर से आपके किसी रिलेटिव के, आपके मामा के यहां पर कोई शादी है। अब आप अपने मामा के यहां शादी में गए,
बचपन में गए थे, अब 15 साल बाद गए हैं, क्या होगा? बहुत कम लोग आपको वहां पहचानेंगे। मान लीजिए अंकल जी आते हैं, वो पूछते हैं बेटा आप कौन हो? आप क्या कहेंगे? मैं हूं जी अमित कुमार। कहेंगे ऐसे? वो कहेगा बेटा ऑटोग्राफ दो, बहुत फेमस आदमी है, अमिताभ बच्चन है, होगा? नहीं होगा। आप ऐसा कहेंगे भी नहीं। ऐसी सिचुएशंस में आप फंसे होंगे रियल लाइफ में बहुत बार। क्या करते हैं? पापा का नाम बताते हैं। वास्तव में आप वहां पर कॉमन सेंस यूज करते हैं। आप ये देखते हैं जो सामने वाला आदमी है वो मेरे परिवार में या मेरे रिलेशन में किसे जानता होगा। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया, मैंने आपको बताया आपके मामा के यहां शादी है, तो आप किसका कॉन्टेक्स्ट देंगे? मामा का। अगर आपके घर में शादी होती तो आप अपने पापा का रेफरेंस देते, आपकी बुआ के घर में शादी होती तो बुआ का रेफरेंस देते, क्योंकि वहां उस पर्टिकुलर पर्सन को लोग जानते हैं। करते हैं हम ऐसा? मीन्स रियल लाइफ में लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, पेरेंट्स के नाम से जानते हैं, रिलेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।